हुआ तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी। इन दोनों चैप्टर्स को हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी पिछली जो क्लासेस है उनका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हुए हैं उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैम बायोटेक्नोलॉजी की रिकॉर्डिंग्स मेरे को ग्रुप पे एज अ मैसेज एज अ लिंक मिलेगी या कैसे प्रोवाइड होंगी? उसके लिए आई थिंक आपको रमीत सर ने ऐड कराया होगा ना ग्रुप में। मैम एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर द नेम बिकॉज माय मम्मी वाज देयर टू हेल्प मी इन दैट। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप जिस नंबर से मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, लिंक शेयर किया है, उस पर आप एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैम आई एम रिया शर्मा, आई नीड ऑल रिकॉर्डिंग्स, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करके रिकॉर्डिंग्स बता दूंगी कि आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। मैम ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो ग्रुप के क्या बता, ग्रुप में ये है वो रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में? हाँ, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डिंग्स। बस एक रिकॉर्डिंग को आने में एटलीस्ट 24 आवर्स लगता है, मतलब अपडेट होने में प्रॉपर। चलो देखो, अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना नोट्स वगैरह सब कुछ ओपन कर लो, सिर्फ जितना क्वेश्चन ओरिएंटेड है हम वो पढ़ेंगे। जिस लाइन को मैं बोलूंगी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी एनसीईआरटी के साइड में लिख लिया, ऐसे करके हमें को पढ़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बन के आता है, यहाँ से वो आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है तो वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा और सारे जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो करेगा। इसके नेक्स्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा फिरा के इसको स्टेटमेंट बना दिया जाता है। एनीथिंग less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। अगर किसी के अंदर एक सेल भी नहीं है, ये सेल के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं दिखा सकता। एनीथिंग लेस देन, ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली। सो इसीलिए बोला जाता है कि सेल होना, एटलीस्ट एक सिंगल सेल भी होना जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए एज वेल एज उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये क्लियर सबको? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन, एनीथिंग लेस देन इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है बेटा। सिंपल सी लाइन है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं और एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक भी सेल नहीं है तो कभी भी इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं रह सकता। आपकी सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहुइक ने की थी सबसे पहले। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ये लाइन याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को 1938 एंड 1939 में दिया गया था। दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, मैथ्यू शेल्डन। क्वेश्चन आ सकता है शेल्डन किस टाइप के साइंटिस्ट थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट है, ऑब्वियसली कौन सी सेल की स्टडी करेंगे? प्लांट सेल की। प्लांट सेल स्टडी किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे थियोडरी शेमान। थियोडरी शेमान जिन्होंने 1839 के जूलॉजिस्ट थे। शहवान से याद रखना, शहवान होता ना, लाइक इसको शहवान जूलॉजी के टर्म्स में याद रखना है आपको। शहवान जैसे एक ना वो एनिमल है, स्वान। स्वान सुना है? स्वान से याद रखना, जूलॉजिस्ट है वो, ठीक है। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है और वो जर्मन बॉटनिस्ट है शेल्डन। तो उन्होंने प्लांट की स्टडी किया, उन्होंने देखा कि भाई जितने भी प्लांट्स है हमारे पास उनका सिंगल यूनिट जो है वो सब एक सेल ही है। एनिमल्स की इन्होंने स्टडी करा, इन्होंने भी यही बोला एनिमल्स के अंदर कि जितने भी एनिमल्स है वो सब अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बने हुए हैं और एनिमल की सेल के बाहर एक थिन सी लेयर है विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स की तो स्टडी कर लिया, एज वेल एज फिर इन्होंने प्लांट के ऊपर भी पहुंच गए हैं कि हम प्लांट को भी देखते हैं। तो इन्होंने देखा कि प्लांट के बाहर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल पाई गई जो कि एनिमल्स में नहीं थी, क्योंकि इन्होंने एनिमल की स्टडी करी, वहां पे इनको कोई सेल वॉल नहीं मिली। लेकिन फिर अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद इन्होंने प्लांट की स्टडी की तो उसमें देखा वहां पे एक
सेल वॉल है। तो इन्होंने बोला कि जो सेल वॉल है वो किसका यूनिक कैरेक्टर है? प्लांट प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। ऐसे ही हमारे शैवान ने ये थ्योरी प्रपोज कर दिया कि जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब किससे बने हुए हैं? या तो सेल से बने हुए, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या फिर सेल्स के प्रोडक्ट्स हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स या फिर बहुत सारी सेल्स से मिलके प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है। दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दिया। लेकिन इसके बाद फिर नए साइंटिस्ट आ गए, रुडोल्फ वर्च्यू। अब रुडोल्फ वर्च्यू क्यों आए थे? आखिर शेल्डन और शैवान किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये नहीं बता पाए थे। भाई इन्होंने ये तो बोला कि हर इंडिविजुअल सेल से मिलके बना है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि भाई ये जो नई नई सेल्स है कहाँ से आ रही है। तो इस चीज को बताने के लिए हमारे पास रुडोल्फ वर्च्यू आए। कौन सी ईयर में आए? 1855। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भाई जितनी भी नई सेल्स हमारे पास बन के आ रही है ना, वो सारी की सारी नई सेल पुरानी सेल से ही Pre-existing cells है। ऑल न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। इसके लिए इन्होंने टर्म दिया omnis cellula e cellula। 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला ऑल न्यू सेल्स arises from pre-existing cell। ऐसे इनका सबने मिलके एक सेल थ्योरी बना दी। पहला तो यही था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है, और रुडोल्फ वर्च्यू का भी स्टेटमेंट ऐड कर दिया ऑल सेल arises from pre-existing cells। इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा आप लोगों को, 101% आएगा क्वेश्चन। या तो यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वहां से दे देंगे या यहाँ से, बट एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों को इग्नोर। दोबारा बता दो। कौन से वाला बेटा? ओमनिस सेलुला वाला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक साइंटिफिक टर्म इन्होंने दे दिया। ओमनिस का मतलब होता है नई, सेलुला ई का मतलब होता है एग्जिस्ट, मतलब होता है ना एक्स सेल, पुराने सेल से बनने वाले सेल। ओमनिस सेलुला, ओमनिस मतलब न्यू, न्यू सेल्स arises from e cells, ई मतलब पुराने सेल से बनता है। न्यू सेल्स arises from pre existing cells, ये हमारे रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला। ठीक है, ओके मैम। चलो फिर आता है हमारे पास सेल का ओवरव्यू। अब सेल के ओवरव्यू में आप लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है उसको ध्यान रखना। यहाँ पे जितना भी हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या भरा रहता है? एक फ्लूइड फिल्ड रहता है। दैट फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को बोला जाता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना। एरेना मतलब मेन एरिया है जहां पे सेल की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज पाई जाएंगी, वो चाहे वो आपका प्लांट हो चाहे वो आपका एनिमल्स हो, दोनों के अंदर आपका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो पूरे सेल को ऑक्यूपाई करके रखता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या मतलब है ना, हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगी हमारी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं मैम? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जिसमें वेल न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? ऑर्गेनेलीज। मैम जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसके चारों तरफ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है दैट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता। एज वेल एज प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाएगी, बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेगी उनके अंदर, लेकिन हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर वो मिलती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वो प्रॉपर पैकेजिंग की फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम्स बना के क्रोमैटिन मटेरियल बनाता है। यस मैम। फिर इसके बाद आ जाता है प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स में भी डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट के पास राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोट्स के पास 80S होता है। S होता है। 70S की यूनिट्स बताओ मेरे को क्या होती है? 30, 40 and 30S। 50S और 30S। 50 और 30। यस मैम। 60 और 40। S क्या बताता है हमको यहाँ पे? स्वेट्सबर्ग्स यूनिट बताता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट।
सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या फिर वी कैन आल्सो कॉल इट स्वेडबर्ग्स यूनिट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम के अंदर डिफरेंस है। राइबोसोम क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है? यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, इसके अलावा वी हैव 2 सेल ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर देखो ऑन रफ आरईआर लिखा हुआ है, और इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन बना, एक बार भी बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया हमें। हमने देखा राइबोसोम से, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि कैरियोट से प्रोकैरियोट से हर किसी के अंदर पाई जाती है, हर किसी के अंदर। अब ये राइबोसोम पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये बोलते हैं कि वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ना पाया जाके 2 सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम मिलता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास। इसीलिए इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज को, इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं, लेकिन इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं ना। यस मैम, सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज इनके पास, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, एज वेल एज इनके पास राइबोसोम भी है। और इनका राइबोसोम कैसा होता है? 70s राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट में पाया जाएगा या यूकैरियोट में? यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। और यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म के अंदर अगर राइबोसोम है वो कैसा होगा? ATS। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ATS राइबोसोम, लेकिन यूकैरियोट की इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर राइबोसोम कौन सा? 70s। क्लियर? यस मैम। के अंदर पाया जाने वाला 70s और साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ATS। ठीक है, नेक्स्ट। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली सिर्फ एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, और इसका फंक्शन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। 101% क्वेश्चन आता है सेंट्रोसोम के ऊपर, क्योंकि ये इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर से भी रिलेट करता है, सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंट्रोसोम कैसी ऑर्गेनेली है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है मेरी आवाज? मैम ब्रेक हो जा रही है बीच में। एक सेकेंड ना, मैं वाईफाई स्विच करके देखती हूँ। अभी सही आ रही है? यस मैम। फिर आता है नेक्स्ट, हमारे जो सेल्स हैं, सेल में बोलते हैं कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, सेल के अलग अलग साइज, शेप और एक्टिविटीज। अब यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, साइज याद रखना है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब इसको चेंज करके लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट कुछ भी कर देंगे इसको। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जब आप शॉर्ट नोट बनाओगे ना इस चैप्टर के, तो आपके इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए? लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटो वॉन लीवेनहुड। कैसे साइंटिस्ट हैं? शेल्डन, जर्मन बोटैनिस्ट। 1838। शेवान कैसे साइंटिस्ट है? 1939। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या दिया था? ओमनी सेल्यूलाई सेलुला। 1855 में दिया था। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये याद रखना है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में? एनिमल सेल में जाता है। माइक्रोप्लाज्मा की साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर।
ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी मेडिसिन अब तक अप्रूव हो चुकी हैं जेनेटिकली बनाई? 12 मैम। 30 इंडिया में 12 है, वर्ल्ड में इंडिया में 12 है एंड इंडिया में 12 है। यस मैम। इंडिया में 12 मार्केट हुई है अब तक, पूरे वर्ल्ड में 30 हो चुके हैं। ठीक है। यस मैम। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए क्या था? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी। मैं क्वेश्चन रिपीट करना, क्या बोला आपने? मैंने बोला एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन। ठीक है। 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स का नाम बताओ। एम्फिसिलिन और एम्फिसिलिन और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अच्छा चलो उसका बता रहा हूँ दूसरे का, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा आपका। और ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है लेकिन ये वो जो नाम है ना उसका लेक्जेट जीन है वो जो फंक्शन करता है। यस मैम। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा था मेरे को आपका याद, चल जब याद आएगा तब पूछूंगी। ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा कितना साइज है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। आरबीसी का साइज बहुत क्वेश्चन 0 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा शेप में भी वेरिएशन दिखाता है। अब सेल की शेप किस चीज पे डिपेंड करेगी? सेल की शेप डिपेंड करेगी कि सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस चीज पे डिपेंड करेगी। तो ये आपके डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जो डायग्राम दिए हुए हैं इन डायग्राम्स को देख लो। आरबीसी की शेप जो है वो राउंड और बाइकॉनकेव है। क्यों राउंड और बाइकॉनकेव है? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर ले। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप है वो अमीबॉइड या फिर इरेगुलर भी बोल देते हैं हम इसको। क्यों इरेगुलर है? क्योंकि इनका काम होता है फेगोसाइटोसिस करने का, ब्लड वेसल से निकल के बाहर आते हैं, तो शेप अजीबोगरीब होगी, तभी ये बहुत इजीली ब्लड वेसल से निकल के आ जाएंगे। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ये लॉन्ग एंड नैरो होता है क्योंकि इनका काम प्रोटेक्शन करने का होता है। ऐसे ही हमारे पास नर्व्स है, ये बहुत ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है क्योंकि इनको क्या करना है? सिग्नल ट्रांसफर करना है। इसकी जो शेप है वो इलोंगेटेड होती है क्योंकि ट्रैकेट्स को वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। मीजोफिल सेल्स जो है राउंड एंड ओवल है। मीजोफिल सेल्स के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है ना? यस मैम। यस मैम। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है। चलो अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमको पता है कौन आएगा, हमारा कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा आएगा। मोनेरा पूरा मोनेरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मोनेरा के अंदर आप अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने 2 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर हेलोफाइल्स पढ़े थे, मिथेनोजेंस पढ़े थे, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल। ये आर्की बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? इसके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स हेटेरोसिस्ट होती है। They have different type of cell structure इनके अंदर पाया जाता है। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया जो कि हाई सॉल्टी एरिया में पाए जा सकते हैं। मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल जो हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, वो होते हैं आपके थर्मोएसिडोफिल। ठीक है। माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ ये सब हो गया। दे आर द जनरली स्मॉलर एंड बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर 4 शेप होती है। शेप के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिलस की शेप रोड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप, स्पाइरलम। ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड होना चाहिए। वैसे तो शेप जनरली हमको याद ही रहती है बट स्टिल आप लोग ऐड करके रखेंगे। बेसिलस रोड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होती है। ठीक है। अभी बोलते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना वो फंडामेंटली सिमिलर है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका वो फंडामेंटली सिमिलर है, इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सबसे बाहर एक सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी
प्रोकैरियोट जो होता है ना, उनकी शेप फंक्शन बहुत ज्यादा वेरी करता है, जबकि उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेम होने के बाद भी वाइड वैरायटी ऑफ शेप और फंक्शन ये हमको दिखाता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है ना, सेल वॉल नहीं होती, एंड ये इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये सर्वाइव करता है, एज वेल एज ये पैथोजेनिक भी होता है। ठीक है मामी, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है ना? हाँ, फैकल्टेटिव मतलब होमोलोगस ऑर्गन हुआ। होमोलोगस ऑर्गन कैसे बोल सकते हैं बेटा इसको हम? मैम जिसका ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है तो बोल सकते हैं। टाइप तो एक ही है ना, सारी की सारी सेल्स हैं ये। ओरिजिन सेम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीजें होती है। ओके मैम। जैसे हम सब लोग हैं, हम सब लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है, और हम लोगों के 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सबके अंदर 1 हार्ट है, 2 लंग्स है, 2 किडनी है ना, ऑर्गेनाइज, लेकिन फंक्शन अलग अलग। आप लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबकी शेप अलग अलग है, वो वाली चीज। अब हमें पता है हमारे जितने भी बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के पास एक खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, और उस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक जिनोमिक डीएनए उनके पास, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड के बारे में हम अभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दिस इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अंदर कैपेबिलिटी होती है ना सेल्फ रेप्लिकेशन की। यस मैम। ये प्लाज्मिड डीएनए हमारे बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो कैरेक्टर हम बाहर से देख सकते हैं उसको प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब आगे पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर इंक्लूजन्स भी पाया जाता है। अब ये इंक्लूजन्स क्या होता है इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर, इस इंक्लूजन के ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके अंदर बनता है। प्लाज्मिड भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड। ओके मैम। प्लाज्मिड ना, डबल 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 नॉट सिंगल, डबल स्टैंडर्ड। प्लाज्मिड तो डबल स्टैंडर्ड होते हैं ना? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। हाँ मैम, कल आपने बायोटेक में डबल कहा था, मुझे लगा कि मेरा डबल। ठीक है, अब आ गया हमारे पास बैक्टीरिया की सेल। अब यहाँ से भी बहुत सिलेक्टेड सा क्वेश्चन आता है। सबसे आउटर मोस्ट सेल एनवेलप किस चीज से बनता है? सेल एनवेलप 3 स्ट्रक्चर से बनता है। पहला क्वेश्चन, 3 स्ट्रक्चर। सबसे बाहर आपका ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आपका सेल वॉल होगा, और फिर सबसे इनर साइड में होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीक्वेंस आपसे पूछा, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड देन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है? तीनों के तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, तीनों के तीनों प्रोटेक्शन। अब बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव। इनको ग्राम साइंटिस्ट ने ही क्या किया था? क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड कंटेंट, कि इनकी जो सेल वॉल है उसके बाहर वो लिपिड कंटेंट किस में ज्यादा है, किस में कम है। अब जिसके बाहर बहुत ज्यादा लिपिड कंटेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, उनको ऊपर कितना भी कलर डालो वो कलर उनके ऊपर रिटेन नहीं रह पाएगा ना, स्टेनिंग नहीं हो पाएगी उनके अंदर। यस मैम। तो इसका मतलब वो क्या होंगे? वो ग्राम नेगेटिव होंगे। जिनके ऊपर कलर स्टेन नहीं हो पाएगा वो ग्राम नेगेटिव, और जिनके ऊपर कलर चढ़ जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव। इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ याद रखना बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब सबसे बाहर वाली लेयर है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 टाइप से, अगर ये लूज फॉर्म में है तो हम उसको बोलेंगे स्लाइमी लेयर, लेकिन अगर ये बहुत थिक है और टफ लेयर है तब हम इसको बोलेंगे कैप्सूल। यहाँ बच्चों क्वेश्चन आता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपकी सब ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में, आपकी लूज हुई तो स्लाइमी लेयर, टफ हुई तो कैप्सूल। उसके इनर साइड में वी हैव सेल वॉल। सेल वॉल इसको क्या देती है? सेल वॉल इसको एक प्रॉपर शेप देने का काम करती है, उसको बर्स्टिंग से, कोलैप्सिंग से बचाती है। और फिर उसके इनर साइड में वी हैव
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यस मैम। सिलेक्टिवली, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेगी, मतलब बाहर वाले एनवायरनमेंट में कोई सब्सटेंस है उसको वहां से सेल के अंदर लेके जाना है, ये सारी चीजों को कौन देखेगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर एक ऐसी सिमिलैरिटी बताओ किसी ऑर्गेनेली में या किसी चीज में, तो सिमिलैरिटी किस में बोली जाती है? प्लाज्मा। बहुत मॉक टेस्ट लगाए होंगे तब देखा होगा ये क्वेश्चन। मामी पीवाईक्यू भी है एक क्वेश्चन आता है ये, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिख के देते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बिल्कुल सिमिलर है किसके? यूकैरियोट के। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक सिमिलैरिटी हो गई विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे पास अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे इमेजिनेशंस पाए जाते हैं। These imaginations, इनको membranous structures बोलते हैं, and these membranous structures are mesosomes। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है सेल के अंदर की साइड में। अब ये एक्सटेंशन 3 फॉर्म में पाया जा सकता है, एक सिंगुलर होगा तो वेसाइकल, एक बहुत ट्यूब में होगा तो ट्यूब्यूल, और ऐसे होगा ये आपका लेमेला। वेसाइकल, ट्यूब्यूल, लेमेला 3 फॉर्म में हो सकता है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, या फिर जो नई सेल बन रही है उस नई सेल के अंदर मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज रेस्पिरेशन में भी, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं सेल के सिक्रीशन में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इमेजिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहीं पे पाए जाते हैं, वही सरफेस एरिया बढ़ाता है ना वो। यस मैम। तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाता है। ठीक है, ये फंक्शन याद रखना है। फिर यहाँ से हाईलाइट करो कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया कैसा है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको बोलते हैं ना। यस मैम। ग्रीन एल्गी तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमेशा क्या जरूरत होती है? क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? तो क्लोरोफिल इन्हीं ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है ना, इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को स्पेशली साइनोबैक्टीरिया के केस में हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट होता है, फोटोपिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर? Chromatophore is just similar to the chloroplast. मैम इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है ना? क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है इसके अंदर, जो कि सिमिलर टू प्लांट्स होता है, याद रहेगा। साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। यस मैम। इसके अंदर सरफेस एरिया वाला पॉइंट दोबारा बता दो। ये क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन है ऐसे, है ना। अब ये इमेजिनेशंस क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशंस आपकी सरफेस एरिया बढ़ाने में भी हेल्प कर रहे हैं सेल का। मैम इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? इमेजिनेशंस का मतलब अंदर की साइड मुड़ा हुआ, अंदर की साइड एक्स्ट्रा निकला हुआ। ओके मैम। मैम हाँ जी मैम, जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो इस इन्वेजिनेशन के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, वही ना? लाइन पढ़ो दोबारा, क्या लिखता है? इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनटू द साइटोप्लाज्म। यही जो आपके मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस है ना, इन्हीं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं। अच्छा, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपका मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। अब मोटाइल के लिए उसके पास क्या होगा? किसी किसी के पास तो फ्लैजिला होता है। ठीक है, अब फ्लैजिला भी इनका 3 टाइप चीजों से मिलके बना होता है, 3 चीजों से। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये, फिर आपका हुक एंड देन आपका बेसल बॉडी। कैसे ही आपका दिखता है, जैसे ही आपका सेल है, यहाँ पे मैं फ्लैजिला बना रही हूँ, ऐसे ही इसका सबसे नीचे बेसल पार्ट, देन ये हुक एंड फिर ये आपका फिलामेंट। सबसे नीचे बेसल, ये हुक एंड दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सेल सरफेस से बाहर की साइड निकला होता है। फ्लैजिला का फंक्शन मोटाइलिटी में, फ्लैजिला के साथ साथ 2 और इनके पास सरफेस स्ट्रक्चर्स है, पिली
एंड फिम्ब्री, ये दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन मोटाइलिटी में हेल्प नहीं करती, मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। पिलाई जो होता है ये एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है, दैट स्पेशल प्रोटीन इज नोन एज फिलिन। ठीक है, फिम्ब्री क्या है? फिम्ब्री एकदम ब्रिसल्स, ब्रिसल्स होता है ना, जैसे हमारा ब्रश होता है, ब्रश के अंदर से वो ब्रिसल्स निकले रहते हैं, उनको ब्रिसल्स बोलते हैं। ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स होता है जो सेल के बाहर की साइड निकले होता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी बैक्टीरिया है किसी होस्ट से जाकर अटैच होगा, उससे अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, या फिर रॉक्स वगैरह हो गए उनके ऊपर रहने में हेल्प करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करता है कौन? फिम्ब्री। मैम होस्ट टिश्यू मतलब? किसका मतलब? होस्ट टिश्यू। दोबारा बोलो, आप जो वर्ड बोल रहे हो नहीं समझ आया मेरे को। मैम लास्ट वर्ड होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू का मतलब होता है कि जैसे एक बैक्टीरिया है, किसी बैक्टीरिया किसी दूसरे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो दूसरा जो बॉडी है या प्लांट एनिमल है कुछ भी, उसको होस्ट बोलेंगे, जिसके पास जाके वो रह रहा है। जैसे होता है ना एक पैरासाइट के केस में, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट बॉडी होता है, तो पैरासाइट किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रह रहा है, तो जिसके ऊपर रह रहा है उसको होस्ट बोलता है। यस मैम। ठीक है, चलो अब हमारे पास प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो कितना होता है? 70s 50s और साइज याद रखना है। अब अगेन डेटा वाला क्वेश्चन, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? मैम प्रोटीन बनाना। प्रोटीन का बोलते हैं। प्रोटीन जी। जो राइबोसोम्स होता है ना, आपके राइबोसोम्स सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होते, ये आपकी एमआरएनए के ऊपर अटैच्ड रहते हैं ऐसे, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। जैसे कि आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा, ऐसी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बनती है ना, ट्रांसलेशन के टाइम पे बनता है ना एमआरएनए, नीचे स्मॉल यूनिट ऊपर लार्ज यूनिट आके बाइंड कर जाती है। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर वो हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाता है राइबोसोम। मैम हमेशा इसी फॉर्म में रहता है प्रोकैरियोट में पाया जाता है, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं मिलता कभी भी। और हमारी बॉडी में स्कैटर्ड फॉर्म में, और वो भी राइबोसोम की लार्ज यूनिट कहीं और स्मॉल यूनिट कहीं और। ठीक है, तो यहाँ पे पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम में पाया जाता है, जो कि ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को किसमें? प्रोटीन के अंदर। अब इनके पास एक स्पेशल रिपीट कर दूं? स्ट्रक्चर, मैंने बोला बेटा राइबोसोम जो होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं मिलते, एमआरएनए के ऊपर अटैच्ड फॉर्म में मिलते हैं। और जो स्ट्रक्चर बन जाती है ना फिर एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम से अटैच है, उस स्ट्रक्चर को बोलता है पोली राइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम एक ही जगह पे, या फिर पोलीसोम भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, यस मैम। एंड में मैं एक एक चीज पूछूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको बताया था, ओके मैम। डेटा बताया था, तो ध्यान से समझना है। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोकैरियोट के अंदर कहीं पे भी फूड है बहुत सारा, कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे, रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फॉर्म में पाया जाता है, और इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये? रिजर्व मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। 3 टाइप के होते हैं ये, फोस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड द थर्ड वन इज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। 3 फोस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। गैस वैक्यूल किसके अंदर पाया जाता है? गैस वैक्यूल आपके सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में तो ऑब्वियसली मोनेरा के बाद हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे किंगडम्स आता है यूकैरियोटिक के अंदर। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी होगा, सब चीजें होंगी। सारे के सारे यूकैरियोट्स आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। यहाँ पे प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल के पास हैव सेंट्रियोल्स। देखो 2 बार ये लाइन लिख दी है इन्होंने, तो इसलिए इस पे से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस दिया हुआ है। अब डिफरेंस स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाता है। प्लांट सेल का जो मैक्सिमम स्पेस है 90% जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? वैक्यूल। इनके पास एक एक्स्ट्रा लगी होती है विच इज प्लास्टिड्स। इनके पास प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर वो नहीं होती। यस मैम। यही डिफरेंस आपको याद रखना है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं है। वहां पे लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल है जो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन। बोलो मैम क्या इनकी मैम लेबलिंग भी पूछी जाएगी डायग्राम से मैम? एनिमल सेल पूछी गई क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना के देते। क्वेश्चन डायग्राम वाला आता है सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे, या फिर आपका उसका आता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स के होता है सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक, उस पे इन दो पे क्वेश्चन आता है सिर्फ। ओके मैम। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन आ गया। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम लोगों ने सबसे पहले किस सेल के साथ की थी? आरबीसी के साथ की थी। आरबीसी। क्यों हमने आरबीसी के साथ किया? क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, इन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और उसके पास एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, क्योंकि हमें सेल मेम्ब्रेन के साथ स्टडी करनी है तो हमें सेल मेम्ब्रेन को पहले सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सेल को मतलब सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन निकालनी पड़ेगी। तो सेल मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर लेनी थी, सिंपल से सिंपल सेल को सिलेक्ट करना था। तो सबसे सिंपलेस्ट हमको मिली आरबीसी। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी थी ना वो पॉसिबल हो पाई कब? जब हमारे पास 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है ना। और 1955 में क्या हुआ था? मैम ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। देखो 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई। मैम 80-55 में हुआ ना ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो लॉट ऑफ विक्रेट। यस मैम वो 8 to 55। 18 हो सकते हो ना कंफ्यूज, 1855 1955। हाँ मैम हो ही तो गई। 1838 1839 1855 1838 1839। तो 18 वाले में कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, तो इसीलिए वहां पे याद रखना रुडोल्फ पर्ची ने भी 1855 में किया था। और उसके कितने साल बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना? तब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन 1950 में माइक्रोस्कोप बना। उसके बाद हमारा स्टडी हुआ सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप ही की वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। हिमा आप ही की वॉइस ब्रेक हो रही थी बहुत ज्यादा, या मेरी भी हो रही थी? मैम आपकी भी हो रही थी। मैम आपकी नहीं हो गई मैम, अभी तो नहीं। मैम आपकी सही चल रही है। चलो, सेल मेम्ब्रेन किन दो चीजों से मिलकर बना है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन याद रखना है। ठीक है, जो यहाँ पे लिपिड है ये बाई लेयर में पाया जाता है। और कैसा लिपिड है? फोस्फोलिपिड है। इस फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी। ठीक है, लिपिड जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होता है किस फॉर्म में? याद रखना ये फोस्फोलिपिड है। तो ये ऐसे, ऊपर वाला पार्ट हेड, नीचे वाला पार्ट टेल। इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। याद रखना है। अब ये याद रख लोगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा हेड किधर है, आउटर साइड में, और टेल अंदर की साइड में होगी। पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द साइड। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर पता है कैसे होती है? ये ऐसे होता है। ऐसे अरेंज होता है। जैसे ये हमारे, ये जो पूरा पार्ट है ना ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात एक ही होती है ना? यस मैम। यस मैम। ऐसे है देखो, तो बाहर भी हमारे पास पानी है और सेल के अंदर भी पानी है, तो इसीलिए इन टेल ने क्या करा, देखो अपना कैसे अरेंजमेंट, टेल आ रहा है वाटर के कांटेक्ट में, नहीं आ रहा ना, हेड आउटर साइड है और टेल इनर साइड। याद रहेगा, ऐसे बना, ऐसे स्ट्रक्चर याद रख लेना तो हमेशा याद रहेगा कौन सा हाइड्रोफोबिक है कौन सा हाइड्रोफिलिक है। तो ये अरेंजमेंट क्या इंश्योर कर रहा है कि जो हमारी टेल है वो टेल हमेशा किससे, एक्वस एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे, और फोस्फोलिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन के अंदर कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा रहा है। ठीक है, जब हमने सेल मेम्ब्रेन का केमिकल एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि प्रोटीन और लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल टू सेल वेरी करेगा, इनका जो रेशियो है सेल टू सेल वेरी करेगा। तो हमने कौन सी सेल की स्टडी की थी, आरबीसी की, तो हमें आरबीसी का पता है कि भाई आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। ठीक है, तो आप किसी भी सेल को उठा के देख लेना, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिलेगा, लिपिड कंटेंट कम मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा लिपिड कम। अब जो ये हमने लिपिड तो देख लिया, लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड है, एक पोलर हेड है और एक नॉन पोलर टेल है वहां पे। प्रोटीन जो है यहाँ पे, प्रोटीन भी दो टाइप के हैं। अब प्रोटीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि हम कितना आसानी से प्रोटीन को वहां से निकाल पा रहे हैं। अब आप खुद इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोटीन है जो कि ऐसे पूरी तरीके से एम्बेडेड है, ठीक है, एक प्रोटीन है जो कि बाहर बाहर की साइड प्रेजेंट है। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन किसका इजी होगा, ए का या फिर बी का? बी का। एक्सट्रैक्शन बी का इजी होगा। तो हमने बोला कि भाई जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है वो हमारा आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, तो वो हमारा कैसा प्रोटीन कहलाएगा? प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल या फिर पेरीफेरल, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। और जो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पेरीफेरी पे प्रेजेंट है और एक पूरी तरीके से एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। किस बेसिस पे डिवाइड किया हमने इनको, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखो ये हो गया लाइन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे मेम्ब्रेन प्रोटीन को इंटीग्रल और पेरीफेरल। इंटीग्रल पूरी तरीके से टोटली ब्यूरिड है और पेरीफेरल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को भी कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पूरी तरीके से एम्बेडेड वाला इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज आवर फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला था कि इसी बाइलेयर के अंदर कुछ कुछ अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट भी, तो ये जो छोटे छोटे येलो येलो स्ट्रक्चर दिखेंगे इनको क्लोरोप्लास्ट लगाना। बाकी ये आपका पेरीफेरल प्रोटीन, और पेरीफेरल प्रोटीन के ऊपर दीज आर द शुगर्स। कर लोगे लेबलिंग, आ जाता है क्वेश्चन, चांसेस हैं क्वेश्चन आने के इसके ऊपर। अब ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पे एक मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू 1972। इस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया कि जो हमारा लिपिड है ना वो बाइलेयर फॉर्म में है, तो एक क्वाशी फ्लूइड नेचर है। क्वाशी फ्लूइड का मतलब है पूरी तरीके से फ्लूइड भी नहीं है और पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है। होता ना जेल, जेल ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होती ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होती, बिल्कुल जेल की फॉर्म में है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रोटीन कैसा मूवमेंट कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं विद इन द बाइलेयर ऑफ लिपिड। इसी एबिलिटी की वजह से हम बोलते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, क्योंकि तैर रहे हैं ना प्रोटीन हमारे लिपिड के अंदर, तो इससे हमें पता चलेगा कि जितने ज्यादा मूव कर रहे हैं प्रोटीन उतना ही ज्यादा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है, उतने ही ज्यादा फ्लूइड फॉर्म में है हमारा लिपिड, पता चलेगा ना। तो फ्लूइडिटी अब ये बताता है कि हमारे जो लिपिड का फ्लूइड वाला नेचर है ना, ये हमको बहुत सारे फंक्शंस एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। फ्लूइडिटी नेचर फंक्शंस एक्सप्लेन करने में, कौन कौन सा फंक्शन, सेल की ग्रोथ स्टडी करने में हेल्प करेगा,
हमारे इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंटरसेल्यूलर मतलब एक सेल, ये दो सेल के बीच में जो जंक्शन है उनको बनाने में हेल्प करेगा, सेल के सिक्रीशन में हेल्प करेगा, सेल की एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा और सेल डिवीजन में भी हेल्प कर सकता है। सेल ग्रोथ, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत चांसेस रहता है इस लाइन से क्वेश्चन आने के। क्लियर? यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से हम सब्सटेंसेस को मूव करा सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम एनर्जी का यूज करेंगे तो वी विल कॉल इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस का मूव होता है, डिफ्यूजन में भी और ऑस्मोसिस में भी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता इतना, ठीक है। अब आ जाओ इसकी सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल प्लांट के अंदर पाई जाएगी, एनिमल में पाई जाएगी? प्लांट सेल। प्लांट सेल। सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप देना प्रॉपर, है ना। लेकिन ये बोलते हैं भाई सिर्फ और सिर्फ सेल का शेप देना काम नहीं होता, सेल को मैकेनिकल डैमेज से या इन्फेक्शन से एज वेल एज सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करे उसमें भी हेल्प करता है, या फिर अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होने से भी रोकता है। अब यहां से लाइन को हाईलाइट करो। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेन, मैनेन और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जबकि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिनोप्रोटीन से। एल्गी की किससे? सेल्यूलोज, गैलेक्टेन, मैनेन, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन से बनी होती है। यस मैम। यंग सेल्स के अंदर जो प्राइमरी वॉल होगी वही ग्रोथ कराने में हेल्प करेगी, फिर धीरे धीरे वही प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल बनती चली जाएंगी। और हमेशा वो कैसे बनती है? इनर टू द प्राइमरी वॉल बनती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास प्राइमरी वॉल है, ठीक है। अब प्राइमरी के बाद यंग में तो सिर्फ प्राइमरी पाई जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब सेल मेच्योर होता है उसके अंदर सेकेंडरी, टर्शियरी, तो सेकेंडरी बाहर ना बन के अंदर की साइड बनेगी। तो प्राइमरी ही डिमिनिश होके क्या बनाएगी? सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी ही डिमिनिश होके क्या बनाएगी? टर्शियरी। टर्शियरी। किधर बनते जाते हैं? सेल के इनर साइड में बनते जाते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास सेल पे मिडिल लैमेला भी पाया जाता है। मिडिल लैमेला जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इन दोनों सेल्स को आपस में होल्ड करके रखने का काम किसका होता है? लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से। कैल्शियम पैक्टेट से। सेल वॉल और मिडिल लैमेला ये दोनों मिलके एक ब्रिज बनाते हैं विच इज नोन एज कनेक्शन, ठीक है ना। जैसे हमने वहां पे देखा था उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन की बात की थी। अब वो कनेक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन है, साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट कर रहा है विच इज प्लाज्मोडेस्माटा। अब किसने बनाया? ये तो सेल की सेल वॉल होगी, ठीक है, इसने बनाया। और यहाँ पे बीच में मिडिल लैमेला भी तो होगा ना, दो सेल्स के बीच में। तो मिडिल लैमेला और सेल इन दोनों ने मिलके बनाया ना प्लाज्मोडेस्माटा। यस मैम। कैसे बना है? ट्रांसवर्सली बना है, ट्रांसवर्सली बना है। डिफरेंस याद रहेगा मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा में। मिडिल लैमेला दो सेल्स को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, होल्ड करके रखता है, ग्लू की तरह काम करेगा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, दरवाजे की तरह काम करेगा दोनों सेल्स के बीच में। मैम एक बार फिर बता दीजिए डिफरेंस मैम। मिडिल लैमेला जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, इन दोनों सेल्स को आपस में चिपका के रखने का काम मिडिल लैमेला का। इस सेल और इस सेल के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम प्लाज्मोडेस्माटा, जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। ओके मैम। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास सेल के बाहर। हमने यूकैरियोट पढ़ा, यूकैरियोट में सबसे बाहर हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें ज्यादा कंटेंट किसका है? प्रोटीन का, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी है यहाँ पे। लिपिड कैसा है? एक पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है और
जो उसके अंदर प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से उसका फ्लूइडिटी नेचर हमको मिलता है। वहां पे फ्लूइडिटी नेचर बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लेन करके देता है। फिर अगर हम प्लांट की बात करेंगे, वहां पे सेल वॉल है। सेल वॉल जो है यंग्स के अंदर प्राइमरी में है, फिर धीरे धीरे वो मेच्योर होके सेकेंडरी टर्शियरी बनाती है। इनर साइड में दो सेल के बीच में कनेक्शन बनता है, प्लाज्मा मिडल लामेला, और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, फिर हम उसके और इनर साइड में आएंगे तो हमारे दिखेगा एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम किसी चीज को कब बोलते हैं, जब बहुत सारी सेल ऑर्गेनली आपस में कनेक्ट होके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसी को सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आएंगे, नॉस्ट्रल्स के बाद आपका फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, देन उसके बाद ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के अंदर ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एंड फिर आपके एल्वेलाई हो गए। ये सब मिलके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। यस मैम। ऐसे ही हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज है जो आपस में मिलके एक ब्रिज टाइप से बना रही है। उसमें सबसे पहली सेल ऑर्गेनली हमारे पास आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने सिस्टम क्यों बोला, बिकॉज इनके जितने फंक्शंस है वो सब कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चलता है, because their functions are coordinated। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन लाइसोसोम्स एंड देन वैक्यूल्स। इसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं रखा, क्लोरोप्लास्ट को भी नहीं रखा, परोक्सी, क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड आपस में नहीं है। कैसे कोऑर्डिनेटेड है इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, टफ और स्मूथ। और मैम Rough and smooth. स्मूथ वाला क्या बनाता है, लिपिड, लिपिड्स Lipid बनाता है, strands और रफ वाला प्रोटीन। प्रोटीन्स। and proteins. बन जाएगा। अब ये सब निकल के जो हमारे पास ये प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ये दोनों निकल के आएंगे किसके पास, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी इन सब का क्या करा देगा, पैकेजिंग करा देगा। अब पैकेजिंग करा के लिपिड बन जाएगा क्या, ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ये हमारे पास खाना बन के तैयार। अब इस खाने को हमें डाइजेस्ट कराना है। डाइजेस्ट कराने के बाद हम लाइसोसोम्स के पास चले गए। लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, लाइसोसोम्स के पास हाइड्रो एंजाइम होता है। एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब ब्रेक डाउन करने के बाद जितना यूज करना है पूरे सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, वो सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और जितना बच जाएगा वो बचा हुआ किसको दे देंगे, Vacuole. अब वैक्यूल्स उसको स्टोर करके रख लेगा। तो बताओ हुआ ना फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड। यस मैम। प्लांट से लिपिड प्रोटीन निकला, गोल्जी के पास गया, गोल्जी ने उसको पैक करा दिया, और फिर पैक कराने के बाद उसको हमने फूड जितना खाना था वो हमने खा लिया, जितना बच गया उसको वैक्यूल्स को दे दिया। ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो गया इनका। अब ईआर के ऊपर देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क है, या फिर रेटिकुलम है छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आपके साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक ल्यूमिनल वाला कंपार्टमेंट, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गया है, और इसके बाहर बाहर वाला सारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अगर राइबोसोम होंगे तो हम उसको आरईआर बोलेंगे, और उसकी वजह से उसका सरफेस जो है रफ हो जाता है, और अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो एसईआर कहलाएगा। जो आरईआर होता है उसके पास राइबोसोम है, और राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और प्रोटीन को सिक्रीट भी करेंगे वहां से। तो ये आपके एक्सटेंसिव और कॉन्टिन्यूअस होते हैं विद द, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपकी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है आरईआर, आउटर मेम्ब्रेन के ही इमेजिनेशन। ठीक है, कभी डायग्राम बना के देखा है इसका छोटा सा, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, तो ये आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे निकला होता है ऐसे। और ये साइड में यहाँ पे फिर ये पूरा ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका एसईआर आ जाएगा इसके ऊपर। एसईआर नहीं निकले होते बाहर से, नहीं, एसईआर नहीं होते आपके इस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, आरईआर होते हैं न्यूक्लियस की डायरेक्ट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड बनवाना,
और लिपिड क्या करता है? लिपिड ऑब्वियसली जितने स्टेरॉइडल हार्मोन्स वगैरह ये सब में हेल्प करता है। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स ये सब SER से सिंथेसाइज होता है। अब ये निकल के जाएगा किसके पास? अब इसका डायग्राम देखो, इसके डायग्राम पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायग्राम पूछा जाता है। ये जो बाहर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द राइबोसोम्स। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जहाँ राइबोसोम्स है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंटर में क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होता है। और यहाँ पे बाहर भी एक एरो डाल देते हैं वो, तो ये बाहर क्या होगा हमारा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। बाहर साइटोप्लाज्म होगा ना इसके, और जिस पार्ट पे राइबोसोम नहीं है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। बहुत इस क्वेश्चन में डायग्राम आता है। Yes. गोल्जी एप्रिटस। गोल्जी एप्रिटस कौन से साइंटिस्ट ने दिया? कैमिलो Golgi. 1838 में क्या हुआ था? मैथ्स सेल पे काम करा था। थ्योरी दी थी जर्मन बोटेनिस्ट ने। 1950 में क्या हुआ था? मैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाता है। राइबोसोम का साइज बताओ इन डायमीटर। 5 to 10 से 12 मैम 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। 15 by 90 नैनोमीटर। बैक्टीरिया का साइज बताओ। 2 से 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोप्लाज्मा का 0.5 माइक्रोमीटर। याद है ना, मतलब सब कुछ चीजें आपको। यस मैम। 1898 कैमिलो गोल्जी, इन्होंने देखा कि हमारे न्यूक्लियस के पास में, नियर द न्यूक्लियस, एक डेंसली स्टेन, डेंसली मतलब बहुत डार्कली स्टेन रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये इनको इन्होंने नाम दिया गोल्जी बॉडीज। इसके अंदर क्या है? फ्लैट या फिर डिस्क शेप या फिर सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैट, डिस्क शेप या सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है। साइज याद रखना है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये कैसे पाई जाती है? एक दूसरे के ऊपर पैरेलल स्टॉक है नीचे, फिर इसके ऊपर ये ऐसे पैरेलल स्टॉक फॉर्म में पाए जाते हैं। सिस्टर्नी का नंबर वेरी करेगा बहुत ज्यादा। इन गोल्जी के अंदर सिस्टर्नी जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स या फिर सिस या फिर फॉर्मिंग फेज। अब ये याद रखोगे इसको। ये सेल बना रही हूं यहाँ पे, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से अटैच ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इधर से प्रोटीन निकल के आ रहा है, आ रहा है। ये प्रोटीन इस सरफेस पे आएगा, यस मैम। ठीक है। फिर ये इसको पैक करेगा, पैक कर करके आगे आगे चैम्बर तक भेजेगा। तो इस वाले चैम्बर तक आते आते वो पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। यस मैम। ये वाला वो फेज हुआ ना जहाँ पे पैकेजिंग होना स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट फॉर्मिंग फेज। और यस मैम। निकल के बाहर आ रहा है, पूरा मैच्योर हो रहा है, इसको हम मैच्योरिंग फेज बोलेंगे। फॉर्मिंग फेज को ही हम आपका कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं और सिस फेज बोल सकते हैं। तो मैच्योरिंग को क्या बोलेंगे? कॉनकेव ट्रांस फेज या फिर ट्रांस। ये याद रखना है, कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को इसमें। फॉर्मिंग कॉन्वेक्सिक्स एंड मैच्योरिंग कॉनकेव ट्रांस, ठीक है। ओके मैम। ये पूरा पार्ट यहाँ तक हो गया। कॉनकेव, ट्रांस, मैच्योरिंग फेज हो गया। ये दोनों के दोनों आपके फेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या था? जो फूड आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको पैक करना और उसको डिलीवर करना इंट्रासेलुलर टारगेट्स। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर ही टारगेट है वहां तक भेजना, या फिर
सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर सिक्रेट करना। अब जो फूड को पैक कर रहा है उसको एक स्ट्रक्चर में पैक करता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वेसिकल्स। फूड को पैक करेंगे किस फॉर्म में? वेसिकल्स की फॉर्म में। फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फॉर्म, आपके सबसे पहले सिस फॉर्म के पास आएगा और वो धीरे धीरे किधर मूव करेगा? मैच्योरिंग फेज की साइड मूव करेगा। इसीलिए क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे वेसिकल निकला उसको सिस फेज के पास आना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका जो सिस फेज है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज में होना चाहिए, ना, वही लिखते हैं। दैट्स व्हाई गोल्गी एप्परेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन। अब यहाँ से वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बना के दे सकता है ना, assertion region question. सिंथेसाइज राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर? गोल्गी एप्परेटस के अंदर, जिससे कहाँ पे? ट्रांसफेज से रिलीज करने से पहले। गोल्गी एप्परेटस मेन साइट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। ये सारी चीजें हमको पता ही है। अब जो हमने वेसिकल्स बनाए, उन वेसिकल्स के बाहर हम लोगों ने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, वेसिकुलर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमेशा एसिडिक पीएच पे वर्क करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने का इनका काम, लिपिड होगा तो लाइपेज यूज कर लेंगे, प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का यूज करके हम अपने फूड को डाइजेस्ट करा लेंगे और फिर डाइजेस्टेड फूड को टारगेटेड ऑर्गन के पास भेज देंगे। वो टारगेटेड ऑर्गन सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर चला जाएगा, बाहर होगा तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास विक्यूल्स। विक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? मैम नॉन मेम्ब्रेन। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेन? मैम नॉन मेम्ब्रेन थे राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेन। हैंड रेज करना जो मेम्ब्रेन बाउंड बोल रहे हैं। इंक्लूजन बॉडीज? मैम प्रोकैरियोट्स। चेक करो पहले राइबोसोम्स को अपने। मैम राइबोसोम्स तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये श्योर है। सबको क्लियर है ना ये? यस मैम। नंदिता हमारे पेजेस लैग हो गए। इंक्लूजन बॉडीज? मेम्ब्रेन बाउंड है वो। इंक्लूजन बॉडीज भी मेम्ब्रेन बाउंड है। नॉन मेम्ब्रेन। नॉन बेटा इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, याद रखना है आपको। मैम साइटोप्लाज्म भी मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन। यस मैम, नॉन मेम्ब्रेन नॉन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इन वाले कंफ्यूजन्स को नहीं रखना है। फिर इसके बाद हम लोग कौन सा बात कर रहे थे? विक्यूल्स। विक्यूल्स कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मैम मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन विक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड है और लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंट है नहीं है क्या? अब विक्यूल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे प्लांट की, तो प्लांट के अंदर ही 90% स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला में जो विक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसके अंदर। विक्यूल के अंदर किस टाइप का फूड प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। सेप, सेप क्या होता है? सेप इज वाटर प्लस मिनरल्स को सेप बोलते हैं। या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, या फिर वो मटेरियल जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, के लिए यूजफुल नहीं, वो सारा मटेरियल किसके अंदर होता है? विक्यूल्स के अंदर होता है। टोनोप्लास्टी हेल्प क्या करता है? टोनोप्लास्टी आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, भी ये आयंस को मूव करा देता है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द विक्यूल। विक्यूल के अंदर हाई पाया जाता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। अमीबा की बात करेंगे तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल होता है जो उसके ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो उसके अंदर फूड विक्यूल पाया जाता है जो फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है। यस गरिमा, कोई डाउट है? मैम पैरामीशियम के अंदर कौन सा वैक्यूल होता है?
पैरामीशियम के अंदर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूली पाया जाता है। मैम मैम जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है वो उसमें सेल वॉल होती है नहीं होती मैम? किसके अंदर? मैम माइकोप्लाज्मा जो है। नहीं, सेल वॉल नहीं होता उसके अंदर। वो एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। मैम माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ में कोई फर्क होता है? कोई फर्क नहीं, बस क्लास का डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ क्लास का डिफरेंस है। पीपीएलओ को साइड तो सीरीज होता है। तो दोनों की साइजेस भी अलग है। निगम की आवाज कुछ नहीं आई या आपकी साइड से नॉइस आ रहा है बेटा बहुत। मैम एक डाउट था मैम। पूछो। मैम जो आप पीछे आप पढ़ा रहे थे मैम, जो ओवरव्यू ऑफ सेल था उसमें जो मैम बैक्टीरिया की जो वो दी है लेंथ मैम वो 3 to 5 माइक्रोमीटर दी है, पर मैम जो पीछे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं डायग्राम में तो मैम उसमें टिपिकल बैक्टीरिया दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर, तो मैम कौन सा कंसीडर करेंगे फिर हम? इसमें जो आपका एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है ना वो वाला कंसीडर करोगे। ओके मैम। ठीक है, वो उन्होंने डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है वहां पे टिपिकल टर्म यूज करके। निगम आप क्या बोल रहे थे? बोला दीदी। मैम जैसे टिपिकल वाला आ गया हमारे क्वेश्चन में कि टिपिकल बैक्टीरिया की लेंथ बताओ, तो फिर हम मैम 1 to तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है फिर आपको, कि अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिए हुए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों दे, मतलब एनसीईआरटी की लाइन वाला भी या फिर आपका डायग्राम वाला भी, दोनों नहीं दिए होंगे, एक दिया होगा कोई सा भी, तो आपको कौन सी डायग्राम है? क्या? ओके मैम। कौन सी डायग्राम है? फिगर नंबर क्या है? फिगर नंबर बता दो दीदी। 8.2 मैम 8.2। देखो मैम मैंने पीपीएलओ का साइज दिया है 0.1 माइक्रोमीटर, लेकिन मैम उसका माइक्रोप्लाज्म का 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। मैम पीपीएलओ को क्यों नहीं बोला सबसे स्मॉलेस्ट से? तो 0.3 तो कम होगा ना? पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्म टिपिकल बैक्टीरिया इन्होंने दिया हुआ है 1 से 2 माइक्रोमीटर का मिलेगा। पीपीएलओ का साइज इन्होंने दिया हुआ 0.1 माइक्रोमीटर और वायरस का साइज इतना दिया हुआ है। अब इनका डाउट ये है कि यहाँ पे 1.2 की हमको इधर कहाँ गई हमारी वो लाइन, मैम थोड़ा ऊपर है मैम। ये रहा, देखो इधर ये रहा। इट कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का साइज इन्होंने दिया हुआ है, ये लाइन में। माइकोप्लाज्मा का 0.3 पीएलओ का जो दिया हुआ है वो 0.1 माइक्रोमीटर। और एक और चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे, जो जब इन्होंने स्मॉलेस्ट में लिखा हुआ है ना, माइकोप्लाज्मा लिखा है लेकिन मैम पीपीएलओ होना चाहिए था 0.1 उसका वर्ड। इन्होंने यहाँ पे माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो यहाँ पे इन्होंने पीपीएलओ 0.1 लिखा हुआ है लेकिन वहां पे उन्होंने 0.3 इन लेंथ लिखा हुआ है, वो लेंथ में है 0.3, तो मे बी ये 0.1 में आपका कुछ डायमीटर वगैरह लिखे दिया हुआ है इन्होंने। ओके, याद दोनों रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना। वैसे अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसको लेके कि अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन बना नहीं है कंफ्यूजन वाला। ठीक है, चलो तो अब हम आ रहे थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी ऑर्गेनेली है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। यस मैम, पावर हाउस ऑफ द सेल है एंड इट इज द मेन साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने देखा था कि जो हमारा गोल्जी एपरेटस था वो डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर थी, है ना? ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम एक स्पेसिफिक कलर से स्टेन नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसको माइक्रोस्कोप पे नहीं देख सकते। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करेगा, हर सेल में वेरी करेगा।
लेकिन कितना नंबर होगा डिपेंड करेगा कि हमारे सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, मतलब सेल को कितना ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है, उस बेसिस पे उसका माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, साइज, बहुत वेरिएशन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। टिपिकल शेप क्या होती है? साइज याद रखना है, डायमीटर में 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 इन्होंने लिख दिया है, और लेंथ आपका 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस है, खुद के पास इसके पास राइबोसोम भी होगा ना? यस मैम। खुद का राइबोसोम भी होगा, 70s टाइप का राइबोसोम होगा, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, एंड उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा। देखो वहां पे था सिस्टर्नी, कहाँ पे था सिस्टर्नी? गोल्जी। और क्रिस्टा कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का सारा स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। डेंस होमोजीनस सब्सटेंस है, ये डेंस होमोजीनस सब्सटेंस है। इनर फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टा, जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली ये भी एक फोल्डिंग्स है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रेब साइकिल चलती है। यस मैम। क्रेब साइकिल इसके अंदर चल रही है। इसके अंदर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होगा, 70s राइबोसोम भी होगा। अब राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करते हैं? बाइनरी फ्यूजन डिवाइड करते हैं। क्लियर? मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसके साइज पे, इसका स्पेसिफिकली स्टेनिंग इसकी जरूरत होती है, या फिर इसके डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आउटर लेयर, इनर लेयर, अंदर का पूरा मैट्रिक्स आपका, ये बाहर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर या फिर यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होगा। यूग्लिना किस किंगडम में आता है? हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। दीदी कोई डाउट है? नो मैम। इनका साइज बहुत लार्ज होता है, इसलिए हम इनको इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये प्लास्टिड्स है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट 3 टाइप के हैं। क्लोरोप्लास्ट, अगर इनका कलर कैसा है? ग्रीन है। ग्रीन के अलावा और कोई कलर है अदर देन ग्रीन? ग्रीन। तो वो क्रोमोप्लास्ट। और कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ से बच्चों 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्लास्टर से, 100% आएगा क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपको पता ही है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसका काम लाइट को ट्रैप करना है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमारे पास फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन, जेंथोफिल, इस टाइप के पिगमेंट पाए जाएंगे। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कलरलेस प्लास्टिड्स है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस, कोई कलर नहीं है। अब कलर नहीं है, कलर तो नहीं दे रहे हैं, तो फंक्शन क्या हुआ? इनका फंक्शन होता है किसी सब्सटेंस को स्टोर करने में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम था लाइट को ट्रैप करना, क्रोमोप्लास्ट का काम था अदर देन ग्रीन कोई भी कलर प्रोड्यूस कराना। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, कलर तो नहीं दे रहे, तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है, अगर ये आपका कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखेंगे तो वी विल कॉल देम एमाइलोप्लास्ट। याद रखना है, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे, एग्जांपल पोटैटो। ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करेंगे एलियोप्लास्ट, एंड अनदर वन एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, अगेन डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और अंदर का सारा स्पेस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। ग्रेनस के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ये स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं, इन स्टॉक्स के पूरे स्टॉक को क्या बोलते हैं? एक ग्रेना,
ठीक है। इस ग्रेना के अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड और दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ब्रिज, दैट स्ट्रोमा। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मिलेगा? मीजो इसमें तो लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी डायमीटर, लेंथ और विड्थ याद रखना है। लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर। नंबर अगर वेरिएशन में देखें तो सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल किसके अंदर? क्लेमाइडोमोनास के अंदर। और अगर आप देखेंगे मीजोफिल सेल्स के अंदर तो उसके अंदर 20 से 40 पर सेल हो सकता है, 20 से 40 पर सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। इसकी भी दो मेम्ब्रेन है, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत कम परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है। मैक्सिमम स्पेस स्ट्रोमा के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है, वही थाइलाकॉइड्स है। एक स्टॉक बनाएंगे, जैसे बहुत सारे कॉइन्स को हमने एक लाइन में लगा दिया, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे। ये सारी की सारी 70s राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम पाया जाता है। डन यहाँ तक? यस मैम। राइबोसोम कैसी स्ट्रक्चर है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं होती। सब किसने इसको डिस्कवर किया था? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था। ये किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। यूकैरियोट के अंदर 80s, प्रोकैरियोट के अंदर 70s। यूनिट्स आपको पता ही है। इसमें जो एस है ये हमको क्या बताता है? स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये सेडिमेंटेशन क्या मेजर करता है? ये हमारा इनडायरेक्टली हमको डेंसिटी और साइज बताता है। इनडायरेक्टली डेंसिटी साइज बताता है। क्लियर? यस मैम। अब इसके बाद हमारा रह जाता है साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस। इसको एक काम करते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यस मैम। और नेक्स्ट क्लास में फिर ये और प्लस हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो दोनों हम निपटा लेंगे। डन? यहाँ अब आप लोगों का होमवर्क सुन लो। देखो होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पूरा करा दिया है, ठीक है। यस मैम। बायोटेक यूनिट आप पूरी फिनिश हम कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम कर चुके हैं, इसका एक चैप्टर। आज ये सेल वाला चैप्टर हो गया। सेल साइकिल वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आई जस्ट वांट आप लोग क्या करके आएंगे? प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ के आएंगे अच्छे से। प्लांट किंगडम एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लास, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर का हो पाएगा कर लेना, नहीं तो रह मैम कल ऑफिस लाइन टेस्ट है मैम। हाँ बेटा, जिसका कल टेस्ट है ना वो वाले बच्चे मत करना, वो वाले बच्चे स्किप कर देना। वो अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके चलना। एफएसटी है क्योंकि आप लोगों का तो सिर्फ इन चैप्टर पे नहीं। और एफएसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है बेटा, एफएसटी के लिए आप लोग सिर्फ सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ के जाना। जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं ना, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना, सबसे ज्यादा उनसे रिवीजन आपका होगा। मैम आपने क्या बताया एक बार रिपीट कर देना।